और आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। गुरदासपुर अटैक के अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। पीलीभीत से बड़ी खबर आज सामने आई। एनकाउंटर में 3 अपराधी ढेर कर दिए गए। यूपी पंजाब पुलिस का ये साझा ऑपरेशन रहा। 2 AK-47 राइफल इनके पास से बरामद की गई है और बताया जाता है ये आतंकी है जो कि खालिस्तान समर्थक रहे। गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था इनके जरिए। इन पर यह भी आरोप है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 AK-47 इनके पास से बरामद की गई। ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है। और अब आपको इस मुठभेड़ से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, 3 खालिस्तानी आतंकी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। यूपी पुलिस का जो STF रही, स्पेशल टास्क फोर्स, और पंजाब पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन रहा। आतंकियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। इनके पास से AK-47 राइफल बरामद हुई। ग्लॉक पिस्टल भी, आप जो तस्वीर देख रहे हैं सामने, वो भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि इन आतंकियों का गुरदासपुर कनेक्शन रहा है। जो अटैक किया गया था पुलिस चौकी पर, इनका कनेक्शन सीधा रहा। दरअसल 19 दिसंबर को गुरदासपुर के जो बख्शीवाला चौकी पर ग्रेनेड से अटैक हुआ था, इन्हीं की तलाश में पंजाब पुलिस पीलीभीत पहुंची थी और फिर यूपी पुलिस की मदद ली गई। यूपी पुलिस की STF और पंजाब पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अब आपको मुठभेड़ में ढेर 3 आतंकियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 अपराधियों की तस्वीर है। इनमें एक अपराधी का नाम गुरविंदर सिंह है जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरे का नाम वीरेंद्र सिंह है उर्फ रवि जिसकी उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है। और तीसरे का नाम जसनप्रीत सिंह है जिसकी उम्र करीब 18 साल बताई जा रही है। इन तीनों का कनेक्शन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से रहा है। और आइए अब आपको मुठभेड़ के फौरन बाद की तस्वीर दिखाते हैं। तीनों में एक घायल अपराधी नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, जिन्हें लेकर जाया जा रहा है। ये आतंकी की मौत से पहले की तस्वीर है, घायल आतंकी की, जिसे लेकर जाया जा रहा है। पीलीभीत में एक बड़ा एनकाउंटर जिसे अंजाम दिया गया और ये जॉइंट ऑपरेशन रहा, यूपी पुलिस का भी, पंजाब पुलिस का भी। DGP प्रशांत कुमार की तरफ से बड़ी बात बताई गई है। और इस बीच आपको बता दें, इस एनकाउंटर के बाद, इस मुठभेड़ के बाद मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं हथियारों की। कौन कौन से हथियार है? ये AK-47 राइफल बरामद हुई है। ग्लॉक पिस्टल और कारतूस, कई कारतूस बरामद हुए। ये सभी हथियार मारे गए आतंकियों के पास से मिले हैं। और देखिए, जो कारतूस मिले उससे यूपी पुलिस UPP लिखा गया है, यानी यूपी पुलिस की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी बरामदगी हुई है, उसकी तस्वीर आपके सामने है। और अब एक और अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कि पुलिस की ओर से ये बताया गया कि वो बाइक है जिस पर तीनों अपराधियों को पीलीभीत में देखा गया। इसी बाइक पर, ये जो बाइक आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और फिर यूपी पुलिस की तरफ से मुठभेड़ की गई। इसी बाइक का इस्तेमाल किया गया था। इसी बाइक से जा रहे थे ये आतंकी और फिर इसी बाइक का इस्तेमाल करके जब जा रहे थे तभी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। यूपी पुलिस की तरफ से अंजाम दिया गया। यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने, क्योंकि इनपुट्स मिले थे यूपी पुलिस को कि ये जो आतंकी हैं ये भागकर पीलीभीत आए हैं। और अब आपको सुनाते हैं इस मुठभेड़ को लेकर पीलीभीत के जो SP हैं अविनाश पांडे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। जनपद गुरदासपुर में कुछ दिवस पहले बख्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया है। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर अला सुबह पहुँची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं और उनको खोजने की कार्रवाई की गई। तो जो कमरिया पॉइंट पर पिकेट है उसके आगे से भी कुछ गाड़ियाँ आ गई और हम सब लोग पहुँच गए। उसमें घेरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को CSC पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि CMO साहब और उसकी टीम के द्वारा की गई है। इनसे 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स, एक थाना पूरनपुर से जो चोरी से संबंधित बाइक थी वो बरामद हुई है। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया गया आपने सुना। अब आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि ऑपरेशन पीलीभीत में क्या क्या हुआ है अब तक। ऑपरेशन पीलीभीत, इसमें क्या हुआ, यूपी और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, साझा ऑपरेशन था। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को ढेर किया गया है। ये 3 की संख्या है और आतंकियों से AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई है। आतंकियों से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। बाइक पर पीलीभीत में जब ये देखे गए तीनों आतंकी, उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई।
तो ये एनकाउंटर जो है, गुरदासपुर कनेक्शन इसका सामने आ रहा है इन आतंकियों का, और इसीलिए ये बताया जा रहा है कि इनका नेक्सस पंजाब में और जगह भी फैला हो सकता है। यानी इनके जो गुर्गे हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, वो पंजाब तक फैले हो सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं डिटेल में कि पीलीभीत एनकाउंटर का जो गुरदासपुर कनेक्शन है वो क्या है। यहाँ पर ग्रेनेड से अटैक किया गया था पुलिस चौकी पर, इनका भी हाथ इसमें है। पंजाब के गुरदासपुर में चौकी पर हमला हुआ था, आपको बता दें, जहां पर 19 दिसंबर को ग्रेनेड से चौकी पर अटैक किया गया था, चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था। मारे गए आतंकियों ने ही हमले को अंजाम दिया, जिन आतंकवादियों को ढेर किया गया है। आपको यह भी बता दें कि इनका जो कनेक्शन है वो गुरदासपुर से सामने आया है। ये गुरदासपुर के रहने वाले भी थे। और मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। मोहित, इनका इन जो आतंकियों का कनेक्शन बताया जा रहा है वो कहां तक बताया जा रहा है? इन पर क्या क्या आरोप थे? कैसे पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद की इस एनकाउंटर को पूरा करने के लिए? मोहित के पास दोबारा चलेंगे, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहित, आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूं। जी मोहित, इन आतंकियों का जो कनेक्शन है वो गुरदासपुर में बताया जा रहा है। हालांकि वहां चौकी में भी ग्रेनेड अटैक हुआ था, लेकिन क्या ये वहीं के रहने वाले थे? कैसे पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को संपर्क किया और फिर इस जॉइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया? देखिए, पंजाब में पिछले करीब 1.5 महीने में एक के बाद एक 8 पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर हमले किए गए हैं, जिसमें हैंड ग्रेनेड फेंके गए, विस्फोटक लगाए गए और चौकियों और पुलिस थानों को निशाने पर लिया गया था। इसी मामले की तफ्तीश चल रही थी और ये जो पूरा मामला, जिसमें ये 3 जो आतंकी हैं, इनके बारे में जानकारी मिली कि ये गुरदासपुर के ही रहने वाले हैं और गुरदासपुर में 18 दिसंबर को बख्शीवाला पुलिस चौकी पर इन्होंने एक हैंड ग्रेनेड फेंका था और उसके बाद से ये लोग फरार थे। इनको लगातार सर्विलांस पर रखा गया था, इनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद पंजाब पुलिस को जानकारी मिली कि ये लोग पीलीभीत उत्तर प्रदेश में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस की मदद ली गई और यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया। इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया और जवाबी कार्रवाई में तीनों को मार गिराया गया है। ये तीनों गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनके परिवारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ये लोग गायब थे, ये लोग कहाँ थे इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बख्शीवाला पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने के बाद से ये लोग फरार थे। और क्योंकि पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी, जिस तरह से पुलिस थानों और पुलिस चौकियों पर हमले किए गए उससे पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी और इन अलग अलग मामलों में, अलग अलग हमलों में जो लोग शामिल थे उनको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। तो फिलहाल ये एक बड़ी कामयाबी है और एक पूरा एक टेरर मॉड्यूल भी बस्ट किया गया है, जो कि इस तरह से पुलिस थानों और पुलिस चौकियों को टारगेट कर रहा था। बड़ी जानकारी दे रहे हैं मोहित कि ये पूरा आतंकी मॉड्यूल था जिसका भंडाफोड़ किया है पुलिस ने, साझा ऑपरेशन था और ये खालिस्तानी आतंकी बताया जा रहा है जिनका कनेक्शन था। दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लेकर आ रही है। क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, सुनते हैं। ये हवा के प्रदूषण के कारण दिल्ली वालों की 17 साल उम्र कम हो सकती है। इंडिया टुडे की अप्रैल 2022 की हेडलाइंस क्या है? चिल्ड्रन इन दिल्ली स्मोक 10 सिगरेट्स अ डे जस्ट बाय ब्रीथिंग। और कईयों ने कहा कि आज 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन है कि आप 50 सिगरेट के। और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी दिल्ली टैप वाटर इज मोस्ट अनसेफ। और मैं कई प्रोग्राम आदरणीय अध्यक्ष अभी पीछे कुछ करके आया, हर जगह पानी, गंदे पानी की जो चर्चा है और बहते सीवरेज, जिसके कारण सड़क सड़क पे गंदगी और मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां हो रही हैं, ये अपने आप में दिल्ली को एक गैस चैम्बर बनाने का काम किया तो श्रीमान केजरीवाल और इनकी सरकार ने किया है। साथियों, आज हमें दिल्ली को बचाने का समय आया है और दिल्ली को हमें केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार और पोल्यूशन, इन दोनों से बचाना होगा। और मैं केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया करके यमुना जी में जाकर डुबकी जरूर लगाएं और आपने जो वायदा किया था कि 2025 तक यमुना जी साफ होंगी, आप उसका उदाहरण दिल्ली की जनता को दें। यमुना जी कितनी साफ हुई कि नहीं हुई, पूर्वांचल के लोगों को जरूर बताएं। क्या वो छठ पूजा को अगले साल भी हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे? क्योंकि आम नाम की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी जो है, इसमें मैंने पहले कहा आम नाम कुछ नहीं है, ये काठ की नहीं पाप की हांडी है। और ये पाप की हांडी 2 बार चढ़ चुकी, तीसरी बार हम चढ़ाने नहीं देंगे। दिल्ली की जनता
ये पाप की हांडी को यमुना जी में विसर्जित करके आएंगे। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी। कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। घोटाले पे घोटाला, केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला। और ये प्रयोगशाला अब हम और रहने नहीं देंगे, दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली वाले तो अब कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार केजरीवाल पर भरोसा किया और 10 साल उसका आपने भुगतान किया है। तो दिल्ली की चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के आरोप पत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बैंक चोरी करने वाले अपराधियों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। एक घायल बदमाश पकड़ा भी गया है और 2 फरार हो गए। बीती रात चोरों ने दरअसल लखनऊ में एक बैंक में सेंधमारी कर 30 लॉकर पर हाथ साफ कर दिया और इन्हीं का ही एनकाउंटर पुलिस की ओर से किया गया है। 2 बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन एक बदमाश एनकाउंटर में घायल हुआ है। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं जब पुलिस बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का एनकाउंटर कर रही थी। फिर जो दूसरी तस्वीर आप देखेंगे उसमें बैंक की ही है जहां बदमाशों ने दीवार तोड़कर लाखों की चोरी की है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आज सुबह चिन्हट इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ की है। देखिए ये 2 तस्वीरें आपके सामने आ गई। इस दौरान फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का कट्टा भी बरामद किया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 2 आरोपी फरार हैं। सुनाते हैं बदमाशों से एनकाउंटर के बाद पूर्वी लखनऊ के जो पुलिस उपायुक्त हैं शशांक सिंह, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इस सूचना का संज्ञान लेकर क्राइम टीम पूर्वी और थाना चिन्हट की पुलिस मौके पर पहुंची और चेकिंग अभियान उस एरिया में शुरू कराया गया। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। पुलिस द्वारा व्यापक चेकिंग अभियान पूरे जनपद स्तर पर अभी कराया जा रहा है कि जो भी और संदिग्ध लोग साथ इनके हैं उन पर भी जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी या कार्रवाई की जा सके उन पर। लेकिन ये जो बैंक चोरी की घटना है वो किसी फिल्मी स्टाइल में नजर आ रही थी। आपको बताते हैं पूरी वारदात के बारे में, कैसे बैंक चोरी को अंजाम दिया गया लखनऊ में। फिल्मी स्टाइल में पूरी वारदात की गई। बगल में खाली प्लॉट से दीवार पहले खोदी गई। दीवार खोदकर बैंक के अंदर ये चोर दाखिल हुए। बैंक के लॉकर रूम को कटर से पहले काटा गया। 30 लॉकर से सारा सामान निकाल लिया गया। 30 लॉकर पे हाथ साफ किया है। जेवर और कीमती पेपर भी लेकर ये जो चोर हैं वो फरार हुए। चोरी के दौरान कोई अलार्म नहीं बजा। वारदात के वक्त गार्ड भी मौजूद नहीं था। ये बातें चौंकाती हैं। और जिनके खाते इस बैंक में हैं उनका क्या कुछ कहना है, आपको ये सुनवाते हैं। यहाँ पर आपका अकाउंट है मदर के नाम से।
कब इस बात की जानकारी लगी आपको? हमको ये दोपहर में पता चला, जब पुलिस यहाँ आई है उसके बाद। बैंक से कितनी दूरी पर आपका घर है? ये बगल में घर है। अच्छा, जब ये घटना हुई तब क्या कुछ अलार्म बजा था, नहीं बजा था? कुछ आप सो रहे थे, कुछ पता ही नहीं चला हमें। अच्छा, पुलिस यहाँ पे गश्त करती है? नहीं, पुलिस कोई गश्त नहीं करती यहाँ। जो घटना हुई है कब क्या कुछ जानकारी लगी आपको? आज तो इस पड़ोस से जानकारी हुई मुझे, ये 30 लाख टूट गए। ठीक, अब उसमें क्या किसका गया है पता नहीं। बैंक की तो पूरी लापरवाही है, इसमें ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है, ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। अभी भी देखिए एटीएम खुला है, कोई सिक्योरिटी नहीं इसके अंदर। कुछ दिन बाद एटीएम भी टूटेगा, तब वही दिक्कतें हो जाएंगी। अच्छा, जब घटना हुई तब कोई अलार्म कुछ नहीं बजा, इनके बाद अलार्म भी नहीं होगा। तो ये चोरी बहुत ज्यादा सनसनी है, इस तरीके से अंजाम दी गई। अब इससे कई सुलगते सवाल भी सामने आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि चोरी के दौरान जब चोर वहां पर पहुंचे और 30 लॉकर खोल रहे थे तो बैंक का अलार्म क्यों नहीं बजा? चोरी के वक्त सिक्योरिटी गार्ड कहां थे, ये बड़ा सवाल है। बैंक के पास रात में पेट्रोलिंग के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्योंकि बैंक का एरिया है, सेंसिटिव एरिया बताया जाता है, तो क्यों नहीं था पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के? चोर घंटों दीवार तोड़ते रहे, क्या किसी को ये पता नहीं चला? क्या चोरी में किसी बड़े नेटवर्क का हाथ हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि इस चोरी की घटना के बाद, लखनऊ में बड़ी चोरी होने के बाद सामने आया। अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली में संजीवनी योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। 60 की उम्र से ज्यादा बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की योजना है। इस योजना के तहत, संजीवनी योजना के तहत घर घर जाकर योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तक कराया जा रहा है। प्रतिनिधियों की ओर से चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का ये बहुत बड़ा अभियान है जिसे लॉन्च कर दिया गया है और महिलाओं के सम्मान के लिए भी ये एक बड़ा आयोजन है और एक बड़ी योजना है कि महिलाओं को महीने में दिए जाएंगे। और अगर जीत गए आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि 2100 रुपए तक दिए जाएंगे। दिल्ली के किदवई नगर में महिला सम्मान योजना के लिए जो रजिस्ट्रेशन इस वक्त हो रहा है, वहीं से हमारे संवाददाता रजनीश रंजन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रजनीश, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इस योजना के तहत क्या क्या बताया गया है? देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी। संजीवनी योजना, जिसमें बुजुर्ग लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा, और इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की भी घोषणा की गई थी। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त किदवई नगर पहुंचे हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। जो प्रक्रिया है पहले चरण के रजिस्ट्रेशन की, उसकी शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल खुद लोगों के वोटर आईडी देख रहे हैं और उसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी शुरुआत में 1000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे इस योजना के तहत, लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि फरवरी के महीने में अगर वापस उनकी सरकार बनती है तो इस योजना को वो 2100 रुपये तक लेकर जाएंगे। करीब 28 लाख महिलाएं हैं जिनको केंद्र में रखकर ये योजना दिल्ली की सरकार लेकर आई है। और हाल में कई राज्यों में महिलाओं को दिए जाने वाली राशि जिस तरीके से चुनाव में वोट में परिवर्तित हुई है, महाराष्ट्र इसका बड़ा उदाहरण है। लाडली बहन योजना की वजह से यह माना जा रहा है कि वहां पर एक बार बड़ी बहुमत के साथ बीजेपी कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए तो अब आतिशी को हम देख सकते हैं उसी तरह की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल इस तरह की योजना को लेकर आए हैं। और ये अभी शुरुआत में ये करीब अलग अलग टीम बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे और महिलाओं को रजनीश, एक बार हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री पहुंच चुकी हैं जिस एरिया में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप चाहेंगे तस्वीरें दिखा पाएं? बिल्कुल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों एक एक घर में जा रहे हैं और अभी ये 4था या 5वां नंबर का घर होगा जिसमें वो दोनों पहुंचे हैं। महिलाओं की जो आईडी है उनको देखा जा रहा है और उसके बाद ऐप के जरिए उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के लिए उन्होंने टीम बनाई है वॉलंटियर्स की, जो महिलाओं के घरों में जाएंगे, उनके आईडी चेक करेंगे और जो नियम है और जो इस पूरे योजना के लिए जो नियमावली बनाई गई है महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना है। रजनीश, हम देख सकते हैं संवाद कर रही हैं आतिशी महिलाओं के साथ, सुनते क्या कह रही हैं। निर्वाचन कार्ड लिया जा रहा है और उस निर्वाचन कार्ड को देखने के अपना सवाल आप दोहराएंगे एक बार और?
रजनीश, कुछ बातचीत हो रही है महिलाओं के लिए, बहुत बड़ी योजना है आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या बातचीत हो रही है, आप एक बार सुनवा पाएं? जरूर मैं कोशिश करता हूं कि मुख्यमंत्री आतिशी जो बातचीत कर रही हैं महिलाओं से, निश्चित तौर पर इस योजना की वो जानकारी दे रही हैं, महिलाओं के घरों के बारे में पूछ रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ रही हैं, और अगर कोई महिला किसी नौकरी में नहीं है, किसी पेशे में नहीं है और उनके आजीविका को लेकर जो दिक्कतें हैं उसके बारे में वो बात कर रही है। देखिए, सीधे सीधे 28 लाख महिलाओं को फोकस किया गया है इस योजना के तहत। दिल्ली की 28 लाख महिलाएं अगर इस योजना से जुड़ेंगी तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव को ही ध्यान में रखकर इतनी बड़ी योजना को लाया गया है। विरोधी दल जरूर ये पूछ रहे हैं कि 28 लाख महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाना, इसके लिए जो एक्सचेकर्स हैं, जो राजकोष, जो दिल्ली सरकार का जो अपना बजट है उसमें किस तरीके का प्रावधान होगा, उसमें कहां से इतने पैसे आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव से पहले इस तरह के गारंटीज, इस तरह की स्कीम राजनीतिक दलों की ओर से लाया जाता है और आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि इस स्कीम के जरिए वो बाकी राजनीतिक दलों से आगे निकल सकते हैं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। और बार बार ये कहा जाता है कि कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं की वजह से सरकारें वापस हुई है। एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल और आतिशी लोगों से, महिलाओं से खासतौर पर वो बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और इस योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है इनकी ओर से कि कैसे वॉलंटियर्स इनके पास आएंगे और इस योजना का जो पूरा खाका है, जो पूरा तरीका है, उसको कैसे प्रक्रिया में बदला जाएगा और कैसे वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो सरकार की ओर से उनको जानकारी दी जा रही है। एक एक करके तमाम घरों में वो जा रहे हैं। ये बेसिकली ये क्वार्टर्स हैं, सरकारी क्वार्टर्स हैं, जहां तृतीय श्रेणी के कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं, ज्यादातर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं। सरकारी बताया जा रहा है इस योजना के तहत, महिला सम्मान योजना के तहत 28 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा पहुंचेगा और एक बड़ी योजना है। इसके अलावा बुजुर्गों को भी संजीवनी योजना के माध्यम से फायदा पहुंचेगा, मुफ्त इलाज जैसे फायदा पहुंचेगा। तो बड़ी खबर ये संभल से ये निकल कर आई है कि बावड़ी की खुदाई आज भी जारी है। तीसरा दिन है बावड़ी की खुदाई का। 50 जो सफाई कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, मिट्टी हटाने में लगे हैं। करीब 400 वर्ग मीटर में ये बावड़ी का दायरा बताया जा रहा फैला है। खाली प्लॉट में अभी 210 वर्ग मीटर का इलाका है। बाकी हिस्से से जो अतिक्रमण है वो प्रशासन अब हटवाएगा। और संभल में बावड़ी मिलने पर जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया और उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। और संभल में तीसरा दिन है खुदाई का और लगातार हर कुछ ना कुछ मिल रहा है। और बावड़ी जो मिली है, अब आज क्या क्या मिला आपको बताते हैं। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में बावड़ी की सफाई हो रही है। जो 50 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं वो मिट्टी हटा रहे हैं, उन्हें लगाया गया है। ढांचे को नुकसान न पहुंचे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन की ओर से। खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है और बावड़ी और कुएं की खुदाई अभी भी जारी है, खुदाई की जा रही है अभी भी। अब तक जो मिला है वो एक सुरंग मिल चुकी है, एक कुआं मिल चुका है, 4 कमरे मिले हैं। नगर पालिका की टीम मिट्टी हटा रही है ताकि पता लगा जा सके कि ये जो ऐतिहासिक इमारत है वो क्या रही होगी। और संभल में 46 साल पुराने मंदिर जब मिला, उसके मिलने के बाद डीएम को एक शिकायत भी दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी, इसी के बारे में जो कि बावड़ी मिली है। और बावड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई की गई तो जमीन से प्राचीन इमारत निकलनी चालू हो गई। खुदाई के दौरान 2 मंजिला इमारत दिखाई दी पहले, फिर बावड़ी का कुआं दिखाई दिया। तालाब भी अभिलेखों में दर्ज है। यहाँ डीएम के आदेश के बाद ही खुदाई का काम शुरू हुआ था और मशीनों ने जब काम शुरू किया तो कुछ ही देर में जमीन के अंदर से इतिहास के कई पन्ने झांकने लग गए। पहले एक बावड़ी मिली और फिर 4 कमरे भी दिखाई दिए।
कुछ देर और खुदाई हुई तो एक सुरंग भी सामने आ गई। अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इस सुरंग के नीचे कोई तहखाना हो सकता है। उस तहखाने तक पहुंचने की कोशिश है। उस तहखाने के खुलने पर कई राज भी बाहर आ सकते हैं। और अब आगे का प्लान क्या है आपको बताते हैं। ये बता दें कि संभल बावड़ी पर आगे क्या होगा। अभी डीएम जो वहां के एसपी हैं उनकी निगरानी में खुदाई का काम जारी है। लगातार खुदाई हो रही है। जरूरत पड़ी तो संपत्ति की एएसआई जांच होगी। करीब आधी जमीन पर अवैध कब्जा है। प्रशासन संपत्ति से अतिक्रमण हटवाएगा, उसके बाद ये कार्रवाई होगी। अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई होगी। पहले खुदाई का काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि संभल के चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसी बावड़ी के अंदर से आपको TV9 के सहयोगी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। तो TV9 भारतवर्ष आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि पुराना स्ट्रक्चर और इसमें ये अंदर एक सुरंगनुमा भी है और ये कहाँ तक जा रही है, किस तरीके से जा रही है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सामने में वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर खत्म हो जा रही है। तो पूरा 210 वर्ग मीटर का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 4 कमरे फिलहाल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक कुआं भी है और उस कुएं में के पास ये मकान बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1857 के आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और उस समय चंदौसी का लक्ष्मणगंज का ये मुख्य रूप से ये एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यकों ने पूरे इलाके में अपना डेरा जमाया और बताया जाता है कि सैनिकों के रहने के लिए या सैनिक जब आते थे तो उसके लिए कमरों का निर्माण किया गया। पूरा स्ट्रक्चर एएसआई के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के कमरे बनाए गए हैं उन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि सैनिकों के रहने के लिए खास करके बताया जाता है कि दूर से अगर कहीं सैनिक आ रहे हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ रहेंगे। उस लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है और 4 कमरों में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस भी है। तो पूरा इलाका 210 वर्ग मीटर का भी फिलहाल है, पूरा अतिक्रमण है। लेकिन इन सब के बीच जो टीम है यहाँ की नगर पालिका की टीम वो उन्होंने खुदाई शुरू की है। तो लगातार संभल जो खबरों के केंद्र में बना हुआ है। अब आपको संभल में प्रशासन की कार्रवाई की टाइमलाइन बताते हैं कब क्या हुआ। सबसे पहले 14 दिसंबर दीपासरा इलाके में 46 साल पुराना मंदिर मिल गया। 15-16 दिसंबर मंदिर मिलने के बाद कई कुओं की खुदाई शुरू हुई। फिर 19-20 दिसंबर को एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कई जगह निरीक्षण किया, समीक्षा की कि क्या क्या मिला है। 21 दिसंबर चंदौसी इलाके में प्राचीन बावड़ी मिल गई। 22 दिसंबर को पूरे दिन बावड़ी की खुदाई का काम शुरू हुआ। आज बावड़ी की खुदाई और सफाई की जा रही है, लेकिन खुदाई अब भी जारी है। और बावड़ी पर अवैध कब्जे के शिकायतकर्ता और स्थानीय निवासी कौशल किशोर और बिलारी राज परिवार के सदस्य शिप्रा ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पॉपकॉर्न आइटम पर 3 अलग अलग जीएसटी को लेकर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस नेता दरअसल जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए थे कि पॉपकॉर्न के लिए अलग अलग दरों को लगाना बेतुका बताया है ये जो सरकार का कदम है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि अब आपकी सांस पर भी जीएसटी लगा देगी सरकार। आपको बताते हैं कि जयराम रमेश ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्स का सहारा लिया और वहां पर सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग अलग टैक्स स्लैब के बेतुके फैसले ने सोशल मीडिया पर मीम्स की ये सुनामी ला दी है।
ये गंभीर मुद्दा है, ये सामने लाता है, एक ऐसे सिस्टम को उजागर करता है जिसे गुड और सिंपल होना था, लेकिन उसकी जटिलताएं और बढ़ती जा रही हैं। जीएसटी पर सवाल उठाया गया है। केंद्रीय बजट अब से केवल 40 दिन दूर है। क्या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इसमें पूरी तरह से बदलाव लाने और जीएसटी 2.0 शुरू करने की हिम्मत दिखाएंगे? जयराम रमेश ने ये सरकार से सवाल पूछा है कि क्या इसे सिंपल किया जाएगा? जो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, क्या उसे सिंपल किया जाएगा? अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कैसे सरकार पर तंज कसा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट कर रही है जीएसटी के नाम पर, नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा। आज की डेट में आने वाले समय में निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी अगर रह गई सत्ता में तो आपके सांस पर भी ये जीएसटी लगा देगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं आम जनता से लूट की छूट चाहती है। तो सुरेंद्र राजपूत को आपने सुना। अब इस सियासत के पीछे की वजह समझिए। पॉपकॉर्न पर सियासत क्यों हो रही है? 3 तरह के पॉपकॉर्न पर 3 तरह की जीएसटी की वजह से सियासत हो रही है। पहला ये कि नमक मसालों के साथ मिक्स पॉपकॉर्न 5% इसमें जीएसटी रखा गया, जिसमें शर्त पहले से पैक ना हो, ये कहा गया। दूसरी बड़ी बात ये कि पहले से पैक जो पॉपकॉर्न होते हैं उसमें 12% जीएसटी लगेगा, जिसमें शर्त होगी कि डिब्बा बंद और इस पे लेबल लगा होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, कार्मेलाइज्ड जो मीठे पॉपकॉर्न होते हैं उस पे 18% जीएसटी लगेगा, जिसमें शर्त ये होगी कि जो शुगर क्लासिफाइड इसमें लिखा होना चाहिए। तो इसी वजह से 3 अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए सरकार को घेरा जा रहा है और जयराम रमेश के जरिए कई आरोप सामने भी आए हैं। और दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों पर बड़ी खबर यह है कि इसी हफ्ते आ सकती है पहली लिस्ट बीजेपी की। बीजेपी के कुछ सांसदों को टिकट संभव है। केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा तय किए गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं बिना सीएम चेहरे के चुनावी अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा, ये भी जानकारी मिल रही है। 8 विधायकों के कुछ के टिकट कट सकते हैं। बीजेपी में शामिल दूसरे दलों के नेताओं को भी तरजीह दी जा सकती है। जेडीयू और एलजेपी से भी उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। तो क्या कुछ चल रहा है बीजेपी खेमे में पहली लिस्ट को लेकर? आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, क्या मंथन चल रहा है पहली लिस्ट को लेकर? कब तक आ सकती है पहली लिस्ट और किन किन बातों को तरजीह दी जा सकती है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली के सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। ऐसे में इसी हफ्ते बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। जो बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं उनको ये मैसेज दे दिया गया है कि इस हफ्ते आपको दिल्ली आना पड़ सकता है बैठक के लिए। तो ऐसे में इस हफ्ते जो है बैठक के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची आ सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि लगभग तय है परवेश वर्मा का नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना। और चूंकि बीजेपी को यह भी पता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है, क्योंकि 15 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं हैं और उसके पहले दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया को पूरा खत्म करना है। लिहाजा बीजेपी भी अब मिशन मोड में आ गई है और बताया जा रहा है कि जो दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको टिकट बीजेपी दे सकती है और साथ ही सहयोगियों का भी ख्याल रखेगी। एलजेपी और जेडीयू को भी दिल्ली में टिकट सीट दी जा सकती है। तो कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं और बड़ी बात यह भी है कि जो बीजेपी के घटक हैं, जो एनडीए में शामिल है, जेडीयू, एलजेपी, वो भी उन उम्मीदवारों को भी टिकट दिया जा सकता है। तो इंतजार हो रहा है बीजेपी की पहली लिस्ट का। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद प्रकाश पांडे जानकारी देने के लिए।